हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक और आप सभी का स्वागत है इस रैंक बूस्टर पावर सिस्टम की सीरीज में, जहां पर हम क्या कर रहे हैं। जैसे कई बार हम लोग खाने में नींबू होता है ना, और नींबू का क्राइसिस होता है तो हम पूरा निचोड़ लेते हैं उसको। तो सिमिलरली ये सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा फुल कोर्स है, जो पावर सिस्टम का फुल कोर्स है, उसका निचोड़ निकाल रहे हैं हम लोग, है ना। और ये जो सीरीज है, जिसने मुझसे कहीं ना कहीं फुल कोर्स पढ़ा होगा तो बहुत ज्यादा रिलेट करेगा, क्योंकि हमारा थ्योरी वही का वही होगा। क्योंकि देखिए, कोर सब्जेक्ट में कई बार कुछ टॉपिक पढ़ाने के तरीके हर टीचर के डिफरेंट हो सकते हैं। मंजिल वही है, कॉन्सेप्ट वही है, बट पढ़ाने के तरीके डिफरेंट हो सकते हैं। तो जो ऐसे स्टूडेंट है जो मुझसे नहीं पढ़े, कहीं और से पढ़े और फिर पढ़ रहे हैं, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप न्यूमेरिकल पे ज्यादा अप्रोच करिएगा, कॉन्सेप्ट आपके अपने जो बनाए हुए हैं उसको ही रिवाइज करिएगा। न्यूमेरिकल हो सकता है कुछ मेथड डिफरेंस हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगे ये मेथड अच्छा है, आपको लगे आपका मेथड अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका और हमारा टारगेट सिंपली इतना है कि गेट एग्जामिनेशन में उस दिन 3 घंटे आप बैठे तो आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर करें। ठीक है, चलिए। और ये जो इस सीरीज में जितने क्वेश्चंस होने वाले बहुत जबरदस्त होने वाले हैं। आपको वीडियो को पॉज करना और अपनी प्रैक्टिस करना है, वीडियो को पॉज करना, अपनी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जहां पे अटक रहे हो सारा चीजें, और मैं समराइज वे में सारी चीजें आपको बता ही रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में बहुत ही बोल सकते हैं हम लोग कि ब्रीफ तरीके से सारी की सारी चीजें आपके दिमाग में जम जाएगी। ठीक है, और ये कोर्स आपके दोस्तों को भी बता सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एक सपोर्ट प्राइस में ही जी सेंटर एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ 3-phase 50 हर्ट्ज 400 किलोवोल्ट ट्रांसमिशन लाइन इज 300 किलोमीटर लॉन्ग। द लाइन इंडक्टेंस इज 1 मिली हेनरी पर किलोमीटर पर फेस एंड द कैपेसिटेंस इज 0.01 माइक्रोफैरड पर किलोमीटर पर फेस। है ना, इस चीज का ध्यान रखना, पर किलोमीटर में दे रखा है कि नहीं दे रखा है। छोटी छोटी चीजें बहुत काम की है। द लाइन इज अंडर ओपन सर्क्यूट कंडीशन एट द रिसीविंग एंड। है ना, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपन सर्क्यूट कंडीशन एट रिसीविंग एंड साइड में। एंड एनर्जाइज्ड विथ अ 400 किलो वोल्ट एट दी सेंडिंग एंड। मतलब सेंडिंग एंड का वोल्टेज आपको दे रखा है और रिसीविंग एंड साइड को बोला है कि ये कहीं ना कहीं ओपन हो रही है। द रिसीविंग एंड लाइन वोल्टेज इन किलो वोल्ट विल बी। ठीक है, इसका मतलब अगर हम लोग क्वेश्चंस की बात करें तो ये बोल सकते हैं हम लोग कि सपोज करो ये सेंडिंग एंड साइड है हमारा, ये सेंडिंग एंड साइड है, कितना दे रखा है 400 किलो वोल्ट दे रखा है। ठीक है, और ये यहाँ पे आपको इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, आपकी लाइन मॉडलिंग में इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस आपको दे रखा है। ठीक है, और आगे बढ़े अगर हम लोग, तो रिसीविंग एंड साइड में क्या दे रखा है आपको, ओपन सर्क्यूट। ओपन सर्क्यूट हो रहा है रिसीविंग एंड साइड में। और ओपन सर्क्यूट का मतलब क्या हो जाता है, ओपन सर्क्यूट का मतलब आपको मैंने बता रहा था कि ओपन सर्क्यूट मतलब कि नो लोड। नो लोड का मतलब है कि ओपन सर्क्यूट मतलब करंट आपका रिसीविंग एंड साइड का जीरो हो जाए। समझ रहे हो बात, कहाँ चीज कनेक्ट करवाने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन, हमें वहां कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि सर हमने तो ट्रांसमिशन लाइन की मॉडलिंग पढ़ रखी है। क्या पढ़ रखी है हमने, कि सर Vs इक्वल टू AVR प्लस BIR। और आपने बताया था कि जब नो लोड या ओपन सर्क्यूट इस तरीके से कोई चीज पूछे, ओपन सर्क्यूट पूछे, तो इसका मतलब है कि IR क्या इक्वल टू 0 हो जाए, और यही हमारा जो VR वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज जो कहलाएगा, यही नो लोड वोल्टेज कहला जाएगा उस टाइम पर। ठीक है, और ये जैसे ही हम लोग यहाँ पे कंडीशन पुट करेंगे, ये IR की कंडीशन यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, तो VR बिकम्स VNL, और यही VNL टर्मिनल वोल्टेज, रिसीविंग एंड साइड का टर्मिनल वोल्टेज व्हेन ओपन सर्क्यूट कंडीशन, तो VS डिवाइडेड बाय A। तो पूरा का पूरा हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो असल में आपसे VNL वोल्टेज पूछा है, क्या पूछा, द रिसीविंग एंड लाइन वोल्टेज इन किलो वोल्ट। इस यूनिट का ध्यान रखना, किलो वोल्ट में पूछा है, और दूसरा चीज क्या पूछा है कि ओपन सर्क्यूट कंडीशन दे रखा है, इसका मतलब करंट अपना 0 है। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से हमारा VNL आपसे पूछा है इस क्वेश्चन में, और आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि VS कितना है, VS हमारा 400 किलो वोल्ट, A निकालना है। अब यहां पर जो पैरामीटर है, इंडक्टेंस कैपेसिटेंस सारा दे रखा है, और लाइन क्या है, 300 किलोमीटर लॉन्ग है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब ये क्या है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है। और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का ए कैसे निकलता है, आप बोलोगे सर ए निकालने का तो बड़ा पेचीदा तरीका है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में। ए इक्वल टू कॉस एच हाइपरबोलिक गामा एल, इस तरीके से कुछ हमने पढ़ा था ए निकालना। फिर मैंने बताया था कि एक शॉर्टकट भी होता है, इसको हमने सारे के सारे न्यूमेरिकल वगैरह में देखेंगे करेंगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। और ए को हम लोग इक्विवेलेंट पैरामीटर के हिसाब से देखें तो 1 प्लस YZ/2 भी हम लोग लिख सकते हैं, है ना। कई सारी किताबों इक्विवेलेंट पैरामीटर होता है, इस वजह से डैश डैश डाल देते, कोई दिक्कत नहीं हो, तो सारे सारे नोटेशन है। बट अल्टीमेटली इस ए का अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस YZ/2 भी हो सकता है।
ठीक है। तो 1 प्लस yz/2 आप अगर एक बार निकाल लेंगे, a निकल जाएगा, a को यहां रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये तो रहा पूरा का पूरा प्लान। बस अब इस प्लान के ऊपर लग जाना है आपको। क्या लग जाना है कि इस a की वैल्यू क्या क्या हो सकती है वो फटाफट देख लेते हैं हम लोग, है ना। इस a के ऊपर काम करना है अल्टीमेटली, और a के ऊपर आप काम करेंगे तो a इक्वल टू, देखिएगा बहुत ध्यान से, 1 प्लस, अब यहां पे y मतलब एडमिटेंस, एडमिटेंस का मतलब है कि यहां पे j ओमेगा c, है ना, रेजिस्टेंस तो है नहीं, j ओमेगा c इनटू यहां पे क्या हो जाएगा इंपीडेंस का j ओमेगा l, रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस और आपको दे रखा है ना रेजिस्टेंस, नॉट रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस दे रखा है, तो एडमिटेंस और इंपीडेंस निकाल लोगे। अब रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो इंपीडेंस का मतलब R0 हो जाए तो j ओमेगा l, j ओमेगा c, है ना। और प्लस आपको ये पर फेस में अगर ये कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस क्या है, पर फेस और पर किलोमीटर में दे रखा है, क्या दे रखा है, पर किलोमीटर, तो 300 का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, है ना। 300 का किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा ना, तो 300 का मल्टीप्लाई भी करना रहेगा, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। समझ में आया। 2 बार क्यों करा हम लोगों ने, कैपेसिटेंस पर किलोमीटर में, 1 किलोमीटर के लिए इतना, 300 का कितना, तो 300 का मल्टीप्लाई, इंडक्टेंस भी पर किलोमीटर के लिए तो 300 का। ये वाली चीज बहुत सारे स्टूडेंट भूल जाते हैं, ठीक है। बाकी जगह तो सब याद रहता है। a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा 1, और यहां पे क्या हो जाएगा माइनस, j स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस, और ओमेगा स्क्वायर l c 300 का स्क्वायर, है ना, किलोमीटर कैंसिल हो गए, और 2, और ये सारी चीज यहां पे पुट करेंगे हम लोग, ओमेगा मतलब कि 2πf, चलो मैं और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं, उसके बाद पुट करता हूं, a इक्वल टू 1 माइनस 2πf का स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज कर दोगे, है ना, और पाई की वैल्यू क्या रखोगे 3.14, है ना, रेडियन में रखना है, l इंटू सी की वैल्यू पुट कर दोगे। अच्छा, l और c की भी वैल्यू मैं पुट कर देता हूं, नहीं तो मिली और माइक्रो में कई बार गड़बड़ हो जाती है। तो आपका क्या देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 1 मिली हेनरी और 0.01 माइक्रोफेराड, है ना। तो यहां पे इंडक्टेंस 1 इंटू 10 टू द पावर -3 मिली इंटू 0.01 इंटू 10 टू द पावर -6 माइक्रो, डिवाइडेड बाय 2, है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो a इक्वल टू आ जाएगा 0.95564, ठीक है। तो बहुत बार ये वाली वैल्यू नहीं आ पाती स्टूडेंट, क्योंकि कैलकुलेशन एरर होता है, ये स्क्वायर लगाना मत भूल जाना, इनको सॉल्व करना मत भूल जाना, इस चीज का ध्यान रखना। जैसे a आ जाएगा तो जब हम लोग a यहां पे रख देंगे तो यहां पे वैल्यू रख दोगे a VNL इक्वल टू VS कितना है 400 किलो वोल्ट। आपको पर फेस तो नहीं पूछा है ना, आपको पूछा है यहाँ पे क्या बोल रहा है, लाइन वोल्टेज ही पूछा है ना, तो ये बाय डिफॉल्ट लाइन वोल्टेज है ना, इस चीज का भी ध्यान रखना। लाइन फेस क्या पूछा है आपसे, 0.955 कितना है, 0.95564 पूरा ले लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 64, ठीक है, 64 है, 61 है, 64 है, चलो। तो VNL कितना आ जाएगा, VNL आ जाएगा 418 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा, ठीक है, 418 पॉइंट समथिंग, जो कि आपका करेक्ट आंसर रहेगा, रेंज में था आपका 418 के बाद, ठीक है। चलो, तो मजा आया क्वेश्चन में, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन था, और सिंपली एक चीज का आपको पता होना चाहिए था, ओपन सर्क्यूटेड नो लोड, इस तरीके से आपको चीजें घुमाएंगे, बहुत लिमिटेड चीजें उसी के अंदर इधर उधर करते रहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, a lossless transmission line having a surge impedance loading SIL of a 2280 megawatt, a series capacitive compensation of 30% is placed, then the SIL of the compensated transmission line will be, है ना। अब देखो यहां पर आपको इस चीज में बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंपनसेशन जैसे ही देखो सीरीज लिखा रहेगा और साथ में कैपेसिटेंस या इंडक्टेंस कुछ भी हो सकता है, बट आपको फोकस किस पे करना है कि सीरीज कंपनसेशन है या फिर पैरेलल कंपनसेशन है या शंट कंपनसेशन है ना, पैरेलल नहीं बोला जाएगा, शंट कंपनसेशन बोला जाएगा। तो सीरीज है या शंट है, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि जो Zn है ना आपका, Zn जो है आपका कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस, ये नॉट सर्ज इंपीडेंस, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस कुछ इस तरीके से होता है। कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस अगर देखें हम लोग तो ये, और फिर उसके बाद सर्ज इंपीडेंस देखें तो ये हो जाएगा L/C। तो इसका मतलब ये जो ऊपर वाला पैरामीटर है ये हमारा क्या कहलाता है, सीरीज पैरामीटर, और ये कहलाता है शंट पैरामीटर, ठीक है, शंट। और ये हमारा क्या था, ये भी हमारा सीरीज होता है और ये हमारा शंट होता है। तो कैपेसिटेंस में कई बार स्टूडेंट को लगता है कैपेसिटेंस कंपनसेशन किया मतलब सी में किया, ऐसा नहीं है ना, आपको सीरीज और शंट का ध्यान रखना है ना। और मैंने उसके लिए क्या बताया आपको, सिंपली एक रूल बताया है कि Zn इक्वल टू आ जाए, है ना,
तो यहां पे आपको या तो ZN से कर लिए और सीरीज आ जाए तो डायरेक्टली मैंने SIL का फॉर्मूला बता ही दिया है कि SIL अगर आपको न्यू निकालना है तो ओल्ड SIL ओल्ड कर दो, पुराना कितना है कंपनसेशन के बाद 1 माइनस काई सीरीज कंपनसेशन डायरेक्टली रख दो। तो ओल्ड कितना है 2280 दे रखा है, देखो डायरेक्टली ले 2280 कर देंगे डिवाइडेड बाय 1 माइनस काई कितना है 0.30, तो ये आ जाएगा तकरीबन आपका 2280 डिवाइडेड बाय अंडर नॉट 1 माइनस 0.30। देखो कैलकुलेटर होता है ना हाथ में तो 1 माइनस 0.30 भी करके देखता है इंसान, है ना, ह्यूमन नेचर है, 2 + 2 भी 4 करके देखता है कैलकुलेटर में। तो वहां पे आपको देखो फिजिकल कैलसी में करोगे तो टाइम नहीं जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं जाता है, बट वर्चुअल कैलसी में क्लिक करना पड़ेगा आपको कंप्यूटर में। तो कोशिश करना कि छोटी छोटी कैलकुलेशन आप हाथ से ही कर दो, 0.7 कर दो, डायरेक्टली सिर्फ अंडर 0.7 का अंडर रूट कर लो, ठीक है, और डायरेक्टली आप क्या करोगे 2280 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2725, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वर्चुअल कैलसी में भी एक चीज का ध्यान रखना, देखो क्या करना, मेरा अप्रोच क्या रहता है वर्चुअल कैलसी में, देखिए बहुत प्रैक्टिस की मैंने उस पर भी, कि आपको पहले डिनोमिनेटर सॉल्व कर लो। मेरे पास आई थिंक वर्चुअल कैलसी खुला होगा तो एक ट्रिक बता देता हूं, मैं कभी भी डिवाइड ऑप्शन यूज ही नहीं करता हूं वर्चुअल कैलसी में, डिवीजन वाला, और ये गोल्डन रूल है ना, मैं बहुत बार स्टूडेंट को बताता हूं, ऑफलाइन में बताया हूं और आपको भी बता देता हूं, है ना। ये मेरे पास वर्चुअल कैलसी खुला हुआ है, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा आपको पूरा, ये गेट का कैलकुलेटर है। अब देखो कैसे कैलकुलेट करना है आपको कैलकुलेट डिनोमिनेटर को पहले सॉल्व कर लो। क्या कर लो, डिनोमिनेटर को पहले सॉल्व कर लो। हमें पता 1 माइनस 0.30 कितना हो गया, 0.7 हो गया, 0.7 का अंडर रूट करना है, तो देखो इसमें 0.7 लिखा, ठीक है, 0.7 लिख दिया और अंडर रूट कर दिया मैंने, ये अंडर रूट कर दिया, आ गया, तो ये नीचे की वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, अच्छा इसको कहीं पे लिख लेते हैं, उसके बाद फिर 2280 करेंगे, फिर डिवाइड में करेंगे, और डिवाइड के बाद ब्रैकेट लगाना जरूरी है ना, नहीं तो कई बार एक वैल्यू हो तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बट एक से ज्यादा मल्टीप्लीकेशन होते हैं ना तो फिर ब्रैकेट लगाना जरूरी हो जाता, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा, है ना, इस चीज का ध्यान रखना। बट डिवाइड वाला ऑप्शन ही यूज मत करो ना, क्यों, क्योंकि डिवाइड जैसे यूज करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि ब्रैकेट लगाना है ना। जैसे आपने यहां पे रखा x डिवीजन लिखा और ऐसा रहा x डिवाइडेड बाय 2 + 4 + 6 ऐसा रहा, तो आपको x जब कैलसी में x रखोगे ऊपर तो डिवाइड के पहले 2 इंटू ब्रैकेट लगाना जरूरी है, ब्रैकेट लगाना जरूरी है, तभी आंसर सही आएगा। अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो वो x सिर्फ और सिर्फ 2 से डिवाइड हो जाता, बहुत गड़बड़ हो जाती है। फिर आपको सिंपली क्या करना है कि जैसे 2 + 4 × 6, जैसे मैं अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर सॉल्व किया, ये आया आंसर मेरा आया। अब मैं क्या करूंगा 1 अपॉन समथिंग है ना, तो यहां पे एक ऑप्शन आता है 1 इक्वल टू के जस्ट ऊपर, देखो इक्वल टू के जस्ट ऊपर एक ऑप्शन है 1/x, सिंपली इसको प्रेस कर दो और इक्वल टू दबा दो। 1/x प्रेस करने से हुआ क्या कि ये जो नीचे था ये 1 अपॉन समथिंग होके ऊपर की साइड में चले गया। अब सिर्फ मल्टीप्लाई यूज करना है, 2280, आंसर आ गया 2725। मतलब आपको डिवीजन वाला ऑप्शन, क्योंकि ब्रैकेट का ध्यान रखना पड़ता है ना, तो इसलिए डिवीजन वाला करो ही मत। तो कैलकुलेशन कैसे करोगे, जैसे मैं क्या करूंगा, मैं क्या करता हूं, देखो इधर अब देखिए यहाँ पे 2 × 4 × 6, तो मैंने क्या कर दिया, चलो यहाँ तो 6 × 4 = 24, 24 × 48, 48 डायरेक्टली आ गया, 48 कर दिया, 1/x कर दिया। 1/x करने से क्या होगा, 1/48 तो ऊपर पहुंच गया ना, इनटू मल्टीप्लाई में x जो भी है, x की वैल्यू जो भी x का मल्टीप्लाई करूंगा, तो इससे होगा क्या कि डिवाइड वाला ऑप्शन ही यूज नहीं करना। मल्टीप्लिकेशन में ब्रैकेट का कोई रोल ही नहीं है ना, मल्टीप्लाई कितने भी मल्टीप्लाई वाला ऑप्शन में ब्रैकेट का ध्यान नहीं रखना, डिवाइड में ब्रैकेट का ध्यान रखना है। तो इस टेक्निक को जरूर यूज करिएगा, आप बहुत फास्ट तरीके से चीजें कर ले जाएंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वर्चुअल कैलसी का ये क्लास वो क्लास, कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ 1/x अगर यूज करते आता है आप बहुत आराम से सीख जाएंगे, और मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट इसको यूज भी करते होंगे, है ना, कोई नायाब तरीका नहीं है, तो प्रैक्टिस करते करते आपको पता चल जाता है। ठीक है, चलो समझ में आया। अच्छा, कई सारे स्टूडेंट देखो, अगर मान लो इसको ZN वगैरह में भी ले जाए, वैसे तो इसको डायरेक्ट कर सकते थे, ZN से भी अगर देखें तो ZN का जो फॉर्मूला बताया था मैंने, ZN न्यू जो होता है ना, ये ओल्ड वाला, अभी इस क्वेश्चन के लिए नहीं बता रहा हूँ, नॉर्मली बता रहा हूँ, वो जो हमारा था ना 1 - के सीरीज वाला अपॉन 1 - के शंट वाला। तो अब जैसे सीरीज में है तो ZN न्यू निकालेंगे तो ओल्ड, ये ओल्ड हो जाता है 1 - 0.30, सीरीज पैराफैक्ट सीरीज कंपनसेशन वाले में ऐसा रखोगे ZN, फिर ZN से उस तरफ चले जाओगे, तो लगभग सेम फॉर्मूला ही आता है यहां से। ठीक है,
तो आपको कभी ये फॉर्मूला यूज करना होगा, और मैंने बताया कि सीरीज वाली चीज रहती है तो डायरेक्टली ये वाला आप याद रख लो क्योंकि बार बार काम आएगा, ठीक है। अदरवाइज ये वाली अप्रोच भी आपको पता होगी, मैंने फुल कोर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, ठीक है। अब यहाँ इतना क्वेश्चन करने का मतलब नहीं क्योंकि बहुत ईजी चीजें हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। द नॉमिनल पाई सर्किट ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन इज शोन इन द फिगर। Z x दे रखा है, चलो ठीक है, नोटेशन से हमें कोई मतलब नहीं अभी। इंपिडेंस Z इक्वल टू 100 एंगल 80 डिग्री दे रखा है, एंड रिएक्टेंस X इक्वल टू 3300 ओम दे रखा है। काय में दे रखा है? ओम में दे रखा है, ठीक है। इसका मतलब ये जो X है ये असल में रिएक्टेंस बोला है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इंपिडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इन ओम इज। आपको क्या बोला है? कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस निकालना है। कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस होता है Z डिवाइडेड बाय Y स्मॉल, और किलोमीटर किलोमीटर भी लगा दोगे तो कैपिटल भी बोल दो, है ना। ये पर में था, इसको किलोमीटर किलोमीटर लगाओगे तो Z डिवाइडेड बाय Y हो जाएगा, Z डिवाइडेड बाय Y हो जाएगा। Z रेडिली अवेलेबल है आपके पास। अब X की जगह बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, X देखा यहां पे, ये लगा और यहां पे पुट करके डायरेक्ट आंसर ला देते हैं, बट ऐसी गलती नहीं करना। देखो हमारे स्टैंडर्ड, इसको मैं नीचे की साइड में ले जाता हूं अभी, है ना। चलो देखो हमारा नॉर्मल पाई मॉडल कैसा होता है, ओरिजिनल पाई मॉडल बनाते हैं और उसको कंपेयर करते हैं इससे, है ना। ओरिजिनल पाई मॉडल में हमने क्या किया कि Z तो ठीक है अपनी पोजीशन पे जैसा यहां पे दिख रहा वहीं पे है, बट यहां का जो होता है ये हो जाता है y/2, है ना, और ये होता है y/2। बस सारा खेल ओरिजिनल का, असली और नकली का। ये असली है, ये थोड़ा सा मॉडिफाई करके दे दिया है और हमें पहचानना है ना। तो असली और नकली में फर्क करना है आपको। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब दोनों को कंपेयर करें। तो ओरिजिनली यहां पे पाई मॉडल है हमारा, और आपको यहां पे क्या रखना है? y रखना है। y कौन सा? यही y है वो, ठीक है। तो अब मैं अगर कंपेयर करूं इसको z से z तो ठीक है, अगर मैं y/2 से कंपेयर करूं y/2 से x को, तो कंपेयर कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकता हूं? पहली चीज तो यूनिट अलग अलग है, यूनिट अलग अलग हो गया ना भाई। ये है महो, है ना, ये क्या है आपकी सीमेंस में या फिर महो वैल्यू है, और ये क्या है? ओमिक वैल्यू है। तो कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? ओमिक वैल्यू को महो या सीमेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि कंपैरिजन करने के लिए इस y/2 के समकक्ष खड़े रहने के लिए इस x को अपना नेचर चेंज करना पड़ेगा, मतलब कि 1/x होना पड़ेगा, तभी खड़े रह सकते हैं ना। राजा के सामने राजा, सिपाही के सामने सिपाही, ओमिक के सामने ओमिक, या महो के सामने महो, है ना। यूनिट बैलेंस तभी होगा ना। चलो अब ठीक है, अब अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इस y/2 की पोजीशन के हिसाब से x जो कि महो में ओमिक वैल्यू में था, और उसको हमने काय में चेंज कर लिया? महो में चेंज कर लिया, मतलब उल्टा कर लिया। तो अब ये इसकी यूनिट भी क्या हो गई आपकी? सीमेंस, और इसकी यूनिट भी सीमेंस। चलो इससे क्या हुआ? इससे एक चीज हो गई कि अब अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा? y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 डिवाइडेड बाय x हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय x हो जाएगा। तो असल में अगर हम लोग यहां पर रख दें तो ZC इक्वल टू Z कितना है आपका? 100 एंगल की तो जरूरत ही नहीं क्योंकि यहां तो मैग्नीट्यूड रखेंगे सिर्फ और सिर्फ। और y कितना है? y है 2 डिवाइडेड बाय x, तो x ऊपर आ जाएगा, x ऊपर आ गया, ठीक है। तो ये ZC इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 इंटू 3300 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये तकरीबन आपका आ जाएगा 406 के आसपास, पॉइंट समथिंग कुछ रहेगा, ठीक है। तो 406 इज दी करेक्टेस्ट। चलो लगा देता हूँ, नहीं तो प्रॉपरली सॉल्व कर देते हैं इसको हम लोग। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर हमारा तो पॉइंट में आ रहा है, आप तो डायरेक्टली ये लिख दिए, तो क्या है? सही है, बिल्कुल आप एग्जैक्ट सही है, ठीक है। रेंज वाले होते हैं, देखिए जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स वाले 2016 के बाद से क्वेश्चन है उनमें ठीक ठाक रेंज दी जाएगी आपको, ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। 406 इज द कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस। मजा आया क्वेश्चन में? क्वेश्चन बेहतरीन था, है ना। बस यहाँ पे यूनिट का ध्यान रखना था, बैलेंसिंग का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है 41। द इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ऑफ अ 400 किलोवोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन आर 1.6 मिली हेनरी पर किलोमीटर पर फेज एंड 10 नैनोफैराड पर किलोमीटर पर फेज रिस्पेक्टिवली। द सेंडिंग इन वोल्टेज इज मेंटेन्ड एट 400 किलोवोल्ट टू मेंटेन अ वोल्टेज ऑफ 400 किलोवोल्ट एट द रिसीविंग एंड। मतलब दोनों साइड के वोल्टेजेस क्या है? बराबर हैं।
है ना। देखो ये हमारा सेंडिंग एंड साइड है और ये हमारा रिसीविंग एंड साइड है। दोनों के वोल्टेजेस कितना है 400 किलो वोल्ट और 400 किलो वोल्ट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। व्हेन द लाइन इज डिलीवरिंग 300 मेगावाट पावर, कितना डिलीवर कर रहा है 300 मेगावाट लोड दे रहा है। द शंट कंपनसेशन रिक्वायर्ड, कैपेसिटी इंडक्टेंस रेजिस्टेंस है 0, है ना। अब देखिए क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं बहुत डिटेल वर्जन में बता चुका हूं कि एक्चुअल में क्या होता है, थोड़ा सा मोटा मोटी ये समझिए। होता क्या है कि जैसे यहां पे 400 किलो वोल्ट है, ठीक है, और पावर हमने यहां जनरेट किया, यहां पे 400 किलो वोल्ट है, सेंडिंग एंड वोल्टेज है, चलो यहीं पे। अब क्या होगा, धीरे धीरे जैसे 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 डिस्टेंस ट्रेवल होते जाता है ना, डिस्टेंस ट्रेवल होते जाएगा, तो इस ट्रांसमिशन लाइन के अंदर क्या है, रेजिस्टेंस आप इंडक्टेंस है और कैपेसिटेंस है। तो इसका मतलब है कि इन तीनों के अक्रॉस क्या होगा, कुछ ना कुछ ड्रॉप होते जाएगा, कभी वोल्टेज का कभी करंट का, इस तरीके से होते जाएगा ड्रॉप, है ना। तो ड्रॉप होते जाएगा और ड्रॉप किस चीज का हो रहा है, वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है ना, वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है। तो वोल्टेज ड्रॉप होते 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 हमें रिसीविंग एंड साइड पे काफी कम वोल्टेज मिलता है। बट हमें, हमारी कोशिश क्या है कि भाई यहां रिसीविंग एंड साइड में तो कस्टमर लगा है हमारा, उसको सेटिस्फाई करना जरूरी, क्योंकि वही तो हमें पैसे दे रहा है। भैया आप और हम बिजली का बिल भर रहे हैं, क्यों भर रहे हैं, कि हमारे घर में अप्रोप्रिएट वोल्टेज आना चाहिए। तो रिसीविंग एंड साइड में कस्टमर है जो कि इस पूरे सिस्टम को, यहां जितने बैठे इंजीनियर, इनको सबको तनख्वाह दे रहा है, इस वजह से इसका ध्यान रखना जरूरी है। तो यहां पर प्रैक्टिकली तो रिसीविंग एंड साइड में वोल्टेज देखो सेंडिंग एंड से कम ही होता है, बट थ्योरेटिकली हम कोशिश करना चाहते हैं कि यार ज्यादा से ज्यादा बेहतर, ताकि वोल्टेज प्रोफाइल फ्लैट रहे, फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल रहे, है ना। ये क्या होता है ऑलरेडी मैं फुल कोर्स में पढ़ाया हूं। तो यहां पर क्या है कि सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड वोल्टेज साइड में प्रैक्टिकली तो हमें पता है कि सेंडिंग एंड का वोल्टेज हमेशा ज्यादा रहेगा रिसीविंग एंड साइड से, प्रैक्टिकली, है ना, कि यहां पे बीच में कुछ ना ड्रॉप होंगे। तो अब मुझे एक चीज बताओ, ये क्या है, लाइन लॉसलेस है, तो इसका मतलब है कि आपने आर, एल और सी तीन पैरामीटर के अक्रॉस ड्रॉप हो सकता है। अब लॉसलेस बोल दिया, इसका मतलब ये तो है ही नहीं, ये तो भाई साहब रोल में ही नहीं है। अब ड्रॉप कहां कहां हो सकता है, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, मतलब एक्सएल और एक्सी में ड्रॉप हो सकता है, इनमें ड्रॉप हो सकता है। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग कुछ इस तरीके से मेंटेन कर रहे कि जितना, और ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो रेजोनेंस वगैरह में भी पढ़ा है हम लोगों ने, रेजोनेंस में पढ़ा, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। इसका मतलब है कि जितना वोल्टेज ड्रॉप हमारा I इंटू एक्सएल में जा रहा है, एग्जैक्टली I इंटू एक्सी में अगर चले जाए, तो दोनों वोल्टेज अपोजिट नेचर के होते हैं। आपको पता है ना, आपको पता है ये चीज, कि सपोज करो ये मान लो करंट है थोड़ी देर के लिए, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस क्या होता है, लीड करता है ना, और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटेंस लैग करता है। मतलब करंट, अब करंट की भाषा में बात करोगे तो करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, और करंट इधर लीड कर रहा है। और वोल्टेज के टर्म में बोलोगे तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या है, करंट से 90 डिग्री क्या होता है, लीड करता है, और ये लैग करता है। और एंटी क्लॉकवाइज में हम फेजर देखते हैं। इसका मतलब ये समझिए कि VL और VC एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब ये फेजर मत पूछना है ना मेरे से, क्योंकि नेटवर्क में हमने कई बार पढ़ा है ये सारी चीजें, है ना। तो VL और VC एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अगर इसका नेट देखेंगे, और रेजोनेंस में हम यही तो देखते थे, याद है आपको, कि ये दोनों बराबर हो जाते थे, एक दूसरे को कैंसिल कर देते थे, और यहां पर क्या हो जाता था, यहां पे हो जाता था कि वोल्टेज अक्रॉस VR और IR एक ही फेज में हो जाते थे। तो इसी को तो हम रेजोनेंस बोलते थे, इसी को तो हम रेजोनेंस बोलते थे। बट यहां पर अभी क्या है, एक चीज है, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है, लॉसलेस है ना, लॉसलेस है। अब सर कैसे हो सकता है, ये लॉसलेस बना दिया, रेजिस्टेंस नहीं है, ऐसा हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। रेजिस्टेंस को कभी भी ऐसे थोड़ी रेजिस्टेंस जीरो कर देंगे, प्रैक्टिकली रेजिस्टेंस रहेगा, बट अभी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझो आप, कि यहां पर VL और VC क्या है, एक दूसरे के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो एग्जैक्टली कंपनसेट कर रहे हैं। इसका मतलब थोड़ा सा अगर एनर्जी लेवल पे जाऊं मैं, है ना, बहुत शॉर्ट में सारा का सारा मैंने फुल कोर्स में बहुत डिटेल वर्जन में समझाई ये सारी चीजें। अब मैं चाह रहा हूं कि इस क्वेश्चन के थ्रू थोड़ा सा थ्योरी भी बता दूं आपको, है ना, ताकि कॉन्सेप्ट समझा दूं उसके पीछे का। तो जो इंडक्टेंस है वो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करता है, और कैपेसिटेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करता है। तो अगर यहां पे स्टोरेज अगर एक दूसरे के एग्जैक्टली बराबर हो जाए, तो एक दूसरे का क्या हो जाएगा, एनर्जी एग्जैक्टली बराबर हो जाएगा, एक दूसरे को एग्जैक्टली कंपनसेट कर देंगे, ठीक है। बट ऐसा होगा नहीं, है ना, कभी हो सकता है कि ये एक्सएल ज्यादा हो जाए, ये एक्सी ज्यादा हो जाए, जो ज्यादा हो जाएगा उसका डोमिनेंस ज्यादा हो जाएगा। तो अगर इस क्वेश्चन को मैं दो मेथड से कराता हूं, तो अगर मैं सिंपल तरीके से देखूं, तो हमें क्या करना है यहां पे कि एक्चुअल में दोनों साइड में वोल्टेज बराबर रखना है। इसका मतलब है
कि यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, जिसका भी ज्यादा रहेगा डोमिनेंस उसको कंपनसेट करना पड़ेगा, जिसका भी ज्यादा डोमिनेंस रहेगा उसको हमें कंपनसेट करना पड़ेगा, तभी हो सकता है। सपोज करो ये बोले, ये ट्रांसमिशन लाइन बोला कि यार एक्सएल ज्यादा है एक्सी से, तो इसका मतलब है कि इंडक्टिव वोल्टेज हमारा ज्यादा रहेगा, तो हमें इन दोनों को एग्जैक्टली कंपनसेट करना है ताकि दोनों वोल्टेज क्या रहे, बराबर रहे। यहां पे दोनों में बराबर रखना है, हमें एग्जैक्टली कंपनसेट करना है। तो इसका मतलब है कौन ज्यादा होशियार बन रहा है, कौन ज्यादा डोमिनेंस है। तो एक्सएल अगर एक्सएल ज्यादा होगा तो इसका मतलब है क्या है कि वीएल ज्यादा होगा, क्योंकि करंट का मल्टीप्लाई कर दोगे आई एक्सएल में और आई एक्सी में, तो इसका मतलब है वीएल ग्रेटर देन वीसी हो गया, तो इसका मतलब है वीएल ज्यादा हो जाएगा। तो हमें कंपनसेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अगर ये ज्यादा हुआ और इसको कम करना है, एक्सएल ज्यादा हुआ इसका मतलब वीएल ज्यादा है, इसको अगर कम करना है, कंपनसेट करना है, तो हमें कैपेसिटेंस तरफ थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा, मतलब जो कम है उसको थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा, और वही सपोर्ट इंडक्टेंस कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस जीरो। तो सी और डी तो आंसर हो ही नहीं सकते, या कैपेसिटेंस होगा या इंडक्टेंस होगा। तो अभी आपके पास क्या अवेलेबल है, देखो डेटा के हिसाब से अगर देखें तो आपके पास इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस अवेलेबल है। तो अगर आप एक्सएल और एक्सी निकाल लो, एक्सएल कितना होता है ओमेगा एल, ये निकाल लो, ओमेगा एल कितना हुआ 2 पाई एफ, है ना, और ये हो जाएगा एल कितना है 1.6 थ्री फेज लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन 1.6 मिली हेनरी, है ना, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। और दूसरा है पर में ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, पर फेज में ले लो। और एक्सी कितना हो जाएगा, एक्सी हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 1/ω_c, 1/ω_c, तो ये हो जाएगा 2 पाई एफ इंटू सी, कितना है सी है यहाँ पे 10 नैनो फेराड, है ना, तो 10 इंटू 10⁻⁻10। तो मैं दोनों वैल्यू निकाल देता हूं कि कितनी कितनी आ रही है ना, कैलकुलेटर में करके। तो यहाँ पे एक्सएल आ जाएगा, सो एक्सएल आ जाएगा 0.502 के समथिंग, ठीक है। और चलो अभी कैलकुलेट नहीं भी करना तो हमें तो यहाँ देखना है, सिर्फ कमेंट करना है। तो अब यहाँ ध्यान से देखो 10⁻³ भी आ रहा है ना, कोई पॉजिटिव पावर वाला तो कुछ भी नहीं है। बट इधर देखो ये नैनो 10⁻⁻10 जब ऊपर जाएगा तो 10⁻+10 बनेगा, इसका मतलब है कि एक्सी तो ज्यादा रहेगा एक्सएल, ये बात तो तय है। हमें चलो एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी नहीं करना है, एक्सी ज्यादा रहेगा एक्सएल से, ठीक है चलेगा। अब एक्सी ज्यादा, इसका मतलब है कि हमें कंपनसेशन क्या करना पड़ेगा, कौन जिसका डोमिनेंस किसका है, यहाँ पे कैपेसिटेंस का डोमिनेंस ज्यादा है आपकी ट्रांसमिशन लाइन में, तो कंपनसेशन हमें सपोर्ट किसका करना पड़ेगा, कंपनसेशन किसका करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, मतलब कंपनसेशन तो किसका करना पड़ेगा, एक्सी का करना पड़ेगा। बट कंपनसेशन डिवाइस कौन सा लगेगा, यहाँ लिखा है द शंट कंपनसेशन रिक्वायर्ड, है ना, कौन सा शंट कंपनसेशन, जो भी मान लो शंट में लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये कंपनसेशन डिवाइस जो है या कंपनसेशन एलिमेंट है, कौन सा लगाना पड़ेगा, जो कमजोर है। कौन कमजोर है, रिएक्टेंस कमजोर है, मतलब हमें इंडक्टिव नेचर को बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आया। अगर कुछ स्टूडेंट को इस एनोलॉजी से नहीं समझ में आया हो, है ना, क्योंकि ऑलरेडी ये क्रैश कोर्स है तो मैं बहुत इलोबरेट मैनर में नहीं जा सकता हूं, क्योंकि फुल कोर्स में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब अच्छा एक चीज और देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने कहां पे, सर्ज इंपीडेंस में, कि लोडिंग अगर आपकी लेस देन सर्ज इंपीडेंस लोडिंग हो जाए, है ना, लोडिंग आपकी सर्ज इंपीडेंस लोडिंग से कम हो जाए, तो मैंने एक चीज बताई थी कि कैपेसिटेंस इंटरफेरेंस स्पेलिंग चेक कर लेना, इज मोर देन इंडक्टिव इंटरफेरेंस। कैपेसिटेंस इंटरफेरेंस इज मोर देन इंडक्टेंस इंटरफेरेंस, तो क्या हो जाएगा, नेचर लीडिंग नेचर हो जाएगा, और पावर फैक्टर क्या रहेगा, लीडिंग पावर फैक्टर रहेगा। ट्रांसमिशन लाइन का नेचर क्या रहेगा, लीडिंग पावर फैक्टर वाला रहेगा। तो इसका मतलब है कि अगर लोडिंग लेस देन SIL हो जाएगा तो इंटरफेरेंस किसका रहेगा, सी इंटरफेरेंस इज मोर देन, मतलब कैपेसिटिव नेचर रहेगा। और कैपेसिटेंस नेचर को मुझे वापस कंपनसेट करना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें इंडक्टेंस की जरूरत पड़ेगी। तो देखते हैं यहां पर लोडिंग वगैरह क्या है। तो चलो इसको हम लोग एनालाइज कर दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा मैं साइड में कर देता हूं। ये कंडीशन फुलफिल होती है कि नहीं होती है देखते हैं। ये थ्योरी में पढ़ा है हम लोगों ने, है ना, यहाँ पे भी रिवीजन में पढ़ाया मैंने। चलो तो यहाँ पे लोडिंग कितनी है आपकी, यहाँ पे देखो 100 किलोमीटर, मतलब यहाँ पे लोड जो दे रखा है, लोड इज 300 मेगावाट इज द लोड। और SIL क्या हो जाएगा, सर्ज इंपीडेंस लोडिंग, वोल्टेज स्क्वायर डिवाइडेड बाय ZN सर्ज इंपीडेंस, ठीक है। और यहाँ पे वोल्टेज कितना, 400 वोल्ट, 400 किलो क्या हो जाएंगे, मेगा में कन्वर्ट हो जाएंगे, √L/C, ठीक है। L/C करोगे आप
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा देख लेते, 400 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट एल कितना है, इंडक्टेंस 1.6 इंटू 10⁻³ और ये हो जाएगा नैनो है ना, 10 इंटू 10⁻⁻, अच्छा 10 कर रहे हैं हम लोग, देखिए ध्यान से है ना, नैनो का मतलब 10⁻⁹ होगा, 9 है ना, 10⁻⁹ नैनो का, ठीक है, 10⁻⁹ ध्यान रखना है ना, नैनो हमने गड़बड़ से -10 कर दिया, बट उसकी वजह से कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, एक्स से ग्रेटर देन एक्स ही है, ठीक है। तो अब चलो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 400 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे चलो करते हैं तो 10⁸ हो गया है ना, और ये हो गया 400 और 400 का स्क्वायर, ठीक है। तो 400 कैंसिल, तो एक्चुअली 400 मेगावाट है ना, कितना हो जाएगा, 400 मेगावाट हो जाएगा। समझ में आया पूरा का पूरा, आपको पूरा सीन समझ में आया। तो इसका मतलब है कि इससे ये पता चल गया हमें यहाँ पे कि SIL जो लोडिंग हमारा 300 है और सचमुच SIL हमारा क्या है, बड़ा है ना, लोडिंग हमारी लेस देन सर्ज इंपीडेंस लोडिंग है, तो इसका मतलब है कि C इंटरफेरेंस ज्यादा है, और C इंटरफेरेंस ज्यादा है ट्रांसमिशन लाइन में, तो उसको कंपनसेट, शंट कंपनसेशन अगर लगाएंगे, कंपनसेट करेंगे, तो उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी, हमें इंडक्टिव नेचर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे इंडक्टिव नेचर की जरूरत पड़ रही है हमें। तो दोनों मेथड्स आप लगा सकते हैं, एक मेथड ये हमारी सिंपल है, ये थोड़ा सा हमारा सर्ज इंपीडेंस के हिसाब से है, तो जैसा जिसकी श्रद्धा भक्ति हो उस हिसाब से लगा सकते हैं। बट बहुत बार क्या होता है ना, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में, कंपनसेशन पूछा, जो ज्यादा है उसका लगा देते, कई बार हमें जो ज्यादा है कंपनसेशन पूछा है कि कौन सा डिवाइस कंपनसेशन एलिमेंट लगेगा, है ना। तो थोड़ा सा लैंग्वेज पर फोकस करना इस तरह के क्वेश्चंस में कि असल में आपसे पूछा क्या है, कई बार पूछा कुछ है, हम समझ कुछ और जाते हैं, है ना, इस चीज का गड़बड़ हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। नो लोड कंडीशन 3 फेज 50 हर्ट्ज lossless power transmission line has a sending and receiving end voltage assuming the velocity of traveling wave to be velocity of light and the length of line in kilometers। चलो इस तरह के क्वेश्चन है, ये पूरा एक सेपरेट टॉपिक है जिसमें वेलोसिटी, फेज कांस्टेंट, एटेन्यूएशन कांस्टेंट, वेवलेंथ, ये सारी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे और 5-7 न्यूमेरिकल इसके ऊपर करेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इनमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक अलग लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे, है ना, ये क्वेश्चन भी जब तक आप सॉल्व करके रखिएगा SW में, ठीक है। तो इससे रिलेटेड वेलोसिटी, बीटा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि सर फेज आ जाता है, एटेन्यूएशन आ जाता है, वेवलेंथ आ जाता है, कैसे निकालना है कैसे नहीं निकालना है, तो अच्छे खासे न्यूमेरिकल इसके ऊपर हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। मजा आया इस लेक्चर में, कॉन्फिडेंस फील किया थोड़ा सा। तो करना कुछ भी नहीं है, सारी की सारी चीजें आपको दिमाग में अब सेटअप करना है। अब हम लोग ये जो रैंक बूस्टर है इससे क्या कर रहे हैं कि जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको एक जगह पे धीरे 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 जमा रहे हैं, और एकदम फिंगर टिप पे आपको सारे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल देखो पावर सिस्टम अपने आप में कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, तो उसको थोड़ा जितना रैशनलाइज रखोगे दिमाग में, जितने अच्छे से उसको सेट करके रखोगे, उतना अच्छा एग्जामिनेशन हॉल में आपको फायदा मिलेगा इस चीज का, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ट्रैवलिंग वेव वाले जितने भी वेलोसिटी बेस्ड न्यूमेरिकल है उनको करेंगे। ओके, थैंक यू।